बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी नहीं आया है। हमारे पास बस आज का दिन है, चलो शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक महा मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित एमसीक्यूज। आपको मेरा सुझाव है, आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें स्वतंत्रता के बाद के सभी शिक्षा आयोगों को सम्मिलित करते हुए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो देखते समय आपको मेरा सुझाव है कि आप प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके और जवाब दीजिए कि आपको प्रश्न आता है या नहीं आता है। और ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी लाभदायक होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे सकते हैं प्रश्नों का। आज का पहला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया था? पहला ऑप्शन है मुदालिर आयोग, दूसरा राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राधाकृष्णन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया था। इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन पढ़ने के बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे? 8, 6, 9 या 7? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 8। आपको मैं ध्यान दिला दूं, अध्यक्ष सहित 8 थे। इसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, तो अध्यक्ष सहित 8 थे। और यदि अध्यक्ष को छोड़ दें तो 7 थे। यदि प्रश्न आता है कि अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कितने सदस्य थे, जवाब हो जाएगा 8। और यदि अध्यक्ष को इसमें शामिल नहीं किया जाता है तब हो जाएगा 7। ठीक है, आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ध्यान में रख लीजिए। और एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आता है, उसकी शब्दावली, उसकी भाषा कैसी होती है, वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से वह कौन सा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला कोठारी आयोग, दूसरा मुदालिर आयोग, तीसरा राधाकृष्णन आयोग, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोठारी आयोग, या जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई थी। इस आयोग का गठन 1964 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के वीडियो से लिए गए हैं और यदि आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आप अवश्य ही सही जवाब दे पाएंगे। निम्न में से किसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल यानी मल्टीपर्पज स्कूल खोलने का सुझाव दिया? उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर बहुउद्देशीय स्कूल यानी मल्टीपर्पज स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने? प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। यानी मुदालिर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, इसने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, इसका गठन 1952 में किया गया था और 1953 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां पर क्या पूछा गया है, देख लीजिए प्रश्न को। शिक्षा निम्न में से सम्मिलित है, किस में है शिक्षा सम्मिलित? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट शक्ति में? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3,
समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट में है शिक्षा। पहले शिक्षा राज्य सूची में था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, जिस समय हमारे देश में आपातकाल चल रहा था, उस दौरान संविधान में संशोधन किया गया और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। मूल संविधान में यह राज्य सूची में था, लेकिन वर्तमान में यह समवर्ती सूची में है और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया, जिसे NCTE कहते हैं, यह कब पारित किया? 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1995 या 29 दिसंबर 2009? जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 29 दिसंबर 1993। इस तिथि को भारत की संसद ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम पारित किया था। आपको बता दूं, NCTE की औपचारिक स्थापना 1973 में हुई थी, औपचारिक रूप से, लेकिन 29 दिसंबर 1993 को इसके लिए अधिनियम पारित हुआ, यानी एक्ट पारित हुआ संसद से। फिर उसके बाद 1995 में इसकी विधिवत स्थापना हुई, यानी संवैधानिक रूप से इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। यह आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? क्या पूछा गया है? नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आप जानते हैं 2005 में इसका गठन हुआ था, सैम पित्रोदा अध्यक्ष थे। तो इसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं था? विद्यालय शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा? प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अध्यापक शिक्षा, यानी टीचर एजुकेशन इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी स्कूल एजुकेशन, फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन इसमें था, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 अध्यापक शिक्षा इसमें नहीं था। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कई बार, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टिकोण से उत्तम है? शिक्षण की कई विधियां होती हैं, यानी टीचिंग मेथड उसे कहते हैं। तो कौन सा मेथड वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से बेस्ट है, उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? कौन सा बेस्ट हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भ्रमण विधि। यानी जब आप बच्चों को भ्रमण पर ले जाते हो तो वह शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इन विषय में किया जाता है। यदि आप बच्चे को लाल किले के बारे में पढ़ा रहे हैं और यदि आप बच्चे को भ्रमण के आधार पर लाल किले को दिखाने के लिए ले जाते हैं तो बच्चा उसे सबसे बेस्ट तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो भ्रमण विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, भाषा समझनी है, आप आंसर सही हिट करोगे। यहां पर पूछा गया है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? एक कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा? सिम्पसन, जरसील्ड, क्रो एंड क्रो या स्टेनले हॉल? सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, यानी 4, स्टेनले हॉल ने कहा था यह कथन इस प्रकार। ऑप्शन नंबर घ यानी 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं यदि आप हल कर रहे हैं, और वीडियो को अवश्य ही पॉज करो, प्रश्न को पढ़ो, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वास्तविक फायदा मिलेगा इस वीडियो को देखने का। यहां पर पूछा गया है, यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा। यह वक्तव्य किसका था? तो किसने कहा कि यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय को सुधारने को कहा जाए तो वह विषय एग्जाम यानी परीक्षा होगा?
यूजीसी एक्ट ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने या कोठारी आयोग ने? बताइए क्या इसका जवाब हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं। 1948 में गठन हुआ, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। यहाँ पर गलती से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मत करना, यह आज़ादी से पहले का आयोग है। यदि किसी सेंटेंस, किसी वाक्य के आगे भारतीय लगा है तो ये समझ लीजिए कि वह आज़ादी से पहले बना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग भी आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शीर्षक क्या रखा था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जिसका गठन 2005 में हुआ, 4 किस्तों में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, आखिरी बार 2009 में सौंपी। तो इसका जो प्रतिवेदन था, रिपोर्ट थी, उसका शीर्षक क्या था? राष्ट्र के लिए ज्ञान अनिवार्य, राष्ट्र के नाम ज्ञान, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या राष्ट्र के लिए ज्ञान का महत्व है, क्या था? यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इससे जवाब दे पाओगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, यह था इसका शीर्षक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, जिसका गठन 2005 में किया गया था और सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यहां पर क्या पूछा गया है, निम्न में से किसने शिक्षा में 10+2+3 का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था? मैं क्या कह रहा हूं, सुझाव, सजेशन किसने किया था, किसने सजेस्ट किया कि 10+2+3 का फॉर्मूला होना चाहिए शिक्षा में? पहला, नई शिक्षा नीति 2020 ने, राधा कृष्णन आयोग ने, मुदलियार आयोग ने या कोठारी आयोग ने? किसने किया था? जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसने 10+2+3 का फार्मूला लागू करने का सुझाव दिया था, केवल सुझाव दिया था। लागू किसने किया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, 86 ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और यदि सुझाव लिखा आता है तो आप जवाब दोगे कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग। ठीक है, यहां पर पूछा गया है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? किसने कहा कि आज का स्टूडेंट कल का सिटीजन और लीडर होगा? पहला, राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या कोठारी आयोग? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदलियार आयोग ने कहा था आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में आप रख लीजिए, 1952 में इसका गठन हुआ था और 53 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? जिसे शॉर्ट में NCERT कहते हैं, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961, 2 सितंबर 1961, 1 सितंबर 1962 या 2 सितंबर 1962? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को हिट कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 1961 को NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। मुझे लगता है इसका जवाब आप समझ चुके होंगे और ये प्रश्न आपको ऑलरेडी आता होगा। यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिसे NCTE कहते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 17 अगस्त 1973 को, 17 अगस्त 1993 को, 17 अगस्त 1995 को या 17 अगस्त 2009 को? बताइए सही जवाब। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 17 अगस्त 1995 को NCTE की स्थापना की गई थी। आपको बता दूं 1973 में इसकी औपचारिक स्थापना हुई, औपचारिक। 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, एक्ट बना 1993 में, और एक्ट बनने के बाद विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से 17 अगस्त 1995 को NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो एग्जाम में प्रश्न की भाषा, उसकी शब्दावली कैसे बनती है, किस प्रकार से प्रश्न का निर्माण होता है,
वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूज आपको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा या से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में शामिल था या थे। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था यानी उसका शीर्षक उसकी रिपोर्ट थी उसके स्तरों में शामिल था या थे। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी। शिक्षा का अधिकार यह उसमें था जिसे RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में बना। बौद्धिक शिक्षा यह भी था और ग्रामीण रोजगार गारंटी यह भी था। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 ये चारों इसमें थे। ठीक है, तो वर्तमान में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चल रही है इसका भी उल्लेख किया गया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में। गठन 2005 में था, आखिरी बार रिपोर्ट 2009 में सौंपी। फिर उसके बाद 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में भी यह चल रही है ये योजना पूरे देश में। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अवश्य ही वीडियो लाइक कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। स्त्री शिक्षा यानी वुमन एजुकेशन के एक महान समर्थक कौन थे इनमें से। पहला महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो, कौन हो सकता है इन चारों में से। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 कार्वे। तो यह भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे और इन्हीं के प्रयासों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भारत में। ठीक है, तो यह आप ध्यान में रख लीजिए। इन्होंने आजीवन महिलाओं के उत्थान और जो विधवा महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया। यहां पर पूछा गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे शॉर्ट में वीपो कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। 1967, 1883, 1975 या 1974। प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 1967 यानी 1967 में वीपो अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी। और यदि आपने और वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो आप देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। वहाँ पर लगभग 50 वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लास्ट टाइम में वो आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 निम्न में से किस तिथि से लागू किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके 2019 में इसमें संशोधन किया गया है। तो यह किस तिथि से लागू हुआ। 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019 या 31 जुलाई 2020। बताइए क्या है सही जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि संशोधित हुआ है 2019 में यह लागू किया गया था। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट के पर्पज से भी और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के हिसाब से भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है बहुइंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किसने किया। ठीक है, किसने किया इसका विकास। बहुइंद्रिय अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। BS ब्लूम ने, मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने या एडगर डेल ने। प्रश्न का सही जवाब बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एडगर डेल। एडगर डेल ने बहुइंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम कई सारी एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करते रहते हैं। यहाँ पूछा गया है निम्न में से किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। अभी हमने डिस्कस किया था कि शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, मूल संविधान में यह राज्य सूची में था। तो किसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। पहला भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग
या NCTE ने? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। इसने उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था। ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, कई बार गलती से लोग भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कर देते हैं। उत्तर सही क्या होगा इस प्रश्न का, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, स्कूली शिक्षा में प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, यह सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जिसने यह सुझाव दिया था कि स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से यानी प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, ऐसा सुझाव किसका था? इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। यशपाल कमेटी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कौन हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन ने प्रथम कक्षा से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिए जाने का सुझाव अपनी रिपोर्ट, अपने प्रतिवेदन में सरकार को प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लीजिए। निम्न में से किसने शिक्षा में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने का सुझाव किसने दिया था अपनी सिफारिश में, अपने सुझाव में सरकार को? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सभी बच्चे समान स्कूलों में पढ़ें। वर्तमान में आप देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल यानी अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जो गरीब बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल, पिछड़े स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं होती। तो यह सुझाव लागू नहीं हो पाया भारत की शिक्षा नीति में, लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने का जो सुझाव था वो दिया था कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। कोठारी आयोग यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या कई बार उसे शिक्षा आयोग भी लिखा जाता है। यहां पर पूछा गया है, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल कहा जाता है? बाइबल या बाइबिल भी आप कह सकते हैं। तो किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल कमेटी या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? तो किसकी रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है? जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, गठन कब हुआ था? 1952 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, इसीलिए क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, जिसकी स्थापना 1994 में हुई, स्थित है कहाँ है? पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलुरु में या भोपाल में? जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, मुझे लगता है आप प्रश्न के जवाब को अच्छे से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से NCTE का ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है इसका? पहला, शिक्षक शिक्षा सम्मान, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, गुरुर गुरोत्तमो धाम, शिक्षक देश का निर्माता। तो NCTE का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, गुरुर गुरोत्तमो धाम, ये इसका ध्येय वाक्य है। क्योंकि NCTE क्या करता है? टीचर से संबंधित रूल रेगुलेशन को लागू करता है, यानी अध्यापक की शिक्षा क्या होगी, भर्ती कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या होगा और क्या क्या फेरबदल इसमें हो सकते हैं, इससे संबंधित। तो गुरु को तैयार करता है यानी शिक्षकों को तैयार करता है। तो वास्तविक स्वाभाविक सी बात है कि गुरुर गुरोत्तमो धाम इसका ध्येय वाक्य यानी मोटो होगा। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका है?
यूजीसी का यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, बाकी पहला और चौथा किसी का नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहां पर पूछा गया है निम्न में से किसके सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इन चारों में से किसके सुझाव पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। पहला, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, मुदलेर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या वर्धा शिक्षा सम्मेलन। किसका सुझाव था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। इस आयोग की सिफारिश या सुझाव के बाद ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, पढ़िए प्रश्न को जवाब देने की कोशिश कीजिए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN कहते हैं शॉर्ट में, की स्थापना का सुझाव निम्न में से दिया था। किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना का सुझाव दिया था और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? 2009 में, और 2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख लीजिए अच्छे से ई गवर्नेंस के अंतर्गत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक था। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, जिसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं, उसका प्रतिवेदन या रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टाइटल क्या था? पहला, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति, शिक्षा और देश का भविष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठरी आयोग, इसका शीर्षक क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा एवं राष्ट्र प्रगति, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था इस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक। और राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन किसका था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, जिसके बारे में हम पहले ही ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़ो, जवाब दीजिए। पूछा गया है निम्न में से किसने इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं की कक्षा डिग्री कोर्स में सम्मिलित करने का सुझाव दिया। इस वजह से इस आयोग या इस समिति की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। तो बताया कि इनमें से किसने इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उसने कहा कि जो 11वीं की कक्षा है उसे माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए और जो 12वीं की कक्षा है उसे डिग्री कोर्स यानी हायर एजुकेशन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। NCTE ने, राधा कृष्ण आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने, किसने यह सुझाव दिया था? प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदलेर आयोग। इसने 12वीं की कक्षा को हायर एजुकेशन में सम्मिलित करने और 11वीं की कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, यानी इंटरमीडिएट की कक्षा को समाप्त करने की सिफारिश इसी ने की थी। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इस वजह से इस आयोग की काफ़ी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि कई आलोचकों ने कहा कि यदि 12वीं को हायर एजुकेशन में सम्मिलित किया जाएगा तो उससे हायर एजुकेशन पर भार बढ़ेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन NCERT का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। तो इनमें से कौन सा NCERT का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है? मैसूर में है, भुवनेश्वर में भी है, अजमेर में भी है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। चेन्नई यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में आप रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग यहाँ पर है, लेकिन चेन्नई में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि आपने NCERT से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत निम्न में से किस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य बना?
तो इंडिया किस वर्ष वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में विपो कहते हैं, उसका मेंबर बना? 1975 में, 1974 में, 2001 में या 1999 में? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 1975 में इंडिया किसका सदस्य बना? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। और आपको यह भी ध्यान दिला दूं कि 1974 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। ठीक है, पहले यह सेपरेट था, लेकिन 1974 में यह यूएनओ के अंतर्गत सम्मिलित हुआ। 75 में इंडिया इसका मेंबर बना। और विपो की स्थापना हुई कब थी? 1967 में, 1967 में। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील दायर की जा सकती है? यदि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, असंतुष्ट हैं, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय के अगेंस्ट कहां अपील कर सकते हैं? इसमें 3 स्तरों पर न्याय का प्रावधान किया गया है। 3 अदालतें आप मान सकते हो। जिला स्तर पर होता है जिला उपभोक्ता फोरम, फिर राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता मंच, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच होता है नेशनल स्तर पर। और यदि आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो आप कहां अपील करोगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहो या सर्वोच्च न्यायालय कहो या उच्चतम न्यायालय कहो, कुछ भी कहो, यहां पर आप राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। और यदि आपने उपभोक्ता अधिनियम से संबंधित वीडियो नहीं देखी, देख लीजिए, 2 पार्ट्स में वो वीडियो बनाई गई है। यहां पर पूछा गया है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की थी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। यहां पर पूछा गया है कि सरकार ने इसकी नियुक्ति कब की? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। और 1949 में इस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित था, इसीलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, क्योंकि इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सुझाव दिए। यहां पर पूछा गया है, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की की अवधारणा, सिंगल विंडो कंसेप्ट का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए, यानी सबकी पहुंच में, सार्वभौमिक रूप से ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप इससे अवश्य समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एकल खिड़की की अवधारणा का कंसेप्ट दिया था, ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। यहां पूछा गया है, निम्न में से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, इनमें से किस आयोग ने शिक्षा के प्रति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव, सिफारिश, संस्तुति या रिकमेंडेशन की थी? पहला, मुदलियार आयोग, कोठरी आयोग, राधाकृष्णन आयोग या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोठरी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग भी इसे कहते हैं। तो कोठरी आयोग ने शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया था, और कोठरी आयोग के सुझावों, संस्तुतियों के बाद ही 1968 में स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति अस्तित्व में आई थी। ये आप ध्यान में रख लीजिए। अभी तक 3 शिक्षा नीति आ चुकी हैं, पहली 1968 में, दूसरी 1986 में,
तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020 में। ठीक है, ध्यान में आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुद्दलर आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु निम्न में से किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए और उनका निराकरण करने के उद्देश्य से किस बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। शैक्षिक शिकायत बोर्ड, आर्बिट्रेशन बोर्ड, प्रशासनिक बोर्ड या शिक्षा गुणवत्ता सुधार बोर्ड। ये ऑप्शन मैंने क्रिएट किए हैं, आप सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आर्बिट्रेशन बोर्ड। गठित करने का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसी को क्या कहते हैं, मुद्दलर आयोग। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुझे लगता है आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है 39 नंबर का प्रश्न है और ये कुल 50 प्रश्नों की एक महामैराथन वीडियो है, ध्यान से इसे देख लीजिए। पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च, 15 अप्रैल, 24 दिसंबर या 15 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि 24 दिसंबर 1986 को संसद के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था, इसीलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान में रख लीजिए। और हमारे देश में कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। पूछ रहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे इसमें, राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग में? जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का जवाब 10, 15, 9 या 8 इनमें से क्या हो सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 10। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 10। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सहित इसमें 10 सदस्य थे। ठीक है, राधाकृष्णन साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, पढ़िए और जवाब दीजिए। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के सभी स्तरों पर ज्ञानवर्धक आधार के निर्माण में निवेश करना चाहिए। दोनों ही प्रकार की उत्कृष्टता में सुधार करने की आवश्यकता है, यह कथन है। किसका है यह कथन, किसने कहा यह स्टेटमेंट? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, राजीव गांधी ने, सैम पित्रोदा ने, या यहाँ पर चौथा ऑप्शन है डॉक्टर पी बालाराम ने। तो बताइए कि यह कथन किसने कहा होगा। यदि आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप अवश्य इसका जवाब बता सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्होंने कहा था यह, और यह कथन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे और उसी समय मनमोहन सिंह ने यह वक्तव्य कहा था। अगला प्रश्न है पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें शिक्षा के 5 उद्देश्य, 5 लक्ष्य अथवा 5 कार्य निर्धारित किए जाए, यह सुझाव था। तो शिक्षा में पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाने का सुझाव किसने दिया था, यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कोठारी आयोग, दूसरा मुद्दलर आयोग, तीसरा है राधा कृष्ण आयोग, चौथा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो शिक्षा में पंचमुखी कार्यक्रम लागू करने का सुझाव किसने दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोठारी आयोग ने। तो कोठारी आयोग ने पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम बनाने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में सरकार को सौंपा था। ठीक है, अगला प्रश्न। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अवश्य ही लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट और आपके लाइक से एक फ़ायदा होता है कि हम अगली वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। मोटिवेशन हमें आपके कमेंट से, आपके लाइक से मिलता है, बाकी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किसने सभी
सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश दी थी। तो किसने दी थी त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने की सिफारिश अपनी रिपोर्ट में? पहला मुदालिर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या एनसीईआरटी ने। 4 ऑप्शन है, सही जवाब को हिट कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसी को क्या कहते हैं? कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग ने सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना लागू करने का सुझाव या कहें सिफारिश अपनी रिपोर्ट में की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कई बार प्रश्न पत्र में शिक्षा आयोग भी लिखा जाता है, आप ध्यान में रख लीजिए। यहां पर पूछा गया है निम्न में से किसने व्यावसायिक कुशलता हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था? तो 4 ऑप्शन है, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि किसने व्यावसायिक कुशलता हेतु यानी प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने के लिए प्रांतों में यानी राज्यों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड यानी टेक्नोलॉजी एजुकेशन बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था? कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या यशपाल समिति? किसने यह सुझाव दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालिर आयोग कहते हैं, इसने प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड गठित करने का सुझाव अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट के 6 प्रश्न बचे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है, ध्यान में रख लीजिए और इसमें से कुछ शब्दों को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। पूछा गया है विद्यालय का वातावरण अध्यापकों का व्यक्तिगत एवं व्यवहार तथा विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं छात्रों को मूल्योन्मुख बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि विविध मूल्यों के प्रति जागृति विद्यालय संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं समस्त गतिविधियों को प्रभावित करे। किस आयोग ने यह वक्तव्य दिया? एक वक्तव्य है या हम कहें एक स्टेटमेंट है, तो यह किस आयोग का है? इनमें से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा आयोग। यहाँ पर मैंने शिक्षा आयोग लिखा है, कई बार इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग लिखता है या कोठारी आयोग लिखता है या शिक्षा आयोग लिखता है, तो यह स्टेटमेंट, यह कथन, यह वक्तव्य इस आयोग का है, ध्यान में रख लीजिए। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। लास्ट के 5 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से देखिए। ज्ञान के सभी क्षेत्र पर अध्ययन करने की सिफारिश प्रस्तुत करने वाला पहला आयोग था, यानी ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला आयोग कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन था? इनमें से ऐसा आयोग जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन करके सिफारिशें प्रस्तुत की। ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन। पूछ क्या रहा है? ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम हो, हर क्षेत्र पर इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, तो यह पहला आयोग था। और यदि प्रश्न ऐसा आए कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत करने वाला आयोग, तब उत्तर होगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव दिए, लेकिन ज्ञान के सभी क्षेत्रों पर अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत किसने की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। गठन कब हुआ था? 2005 में। आखिरी बार रिपोर्ट कब सौंपी? 2009 में। 4 किस्तों में, 2006, 2007, 2008 और 2009, ये 4 किस्तें जिसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। सैम पित्रोदा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय समितियों को सही अंकित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान दिला दूं कि एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय समितियां हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिनमें चारों सही अंकित हैं? भुवनेश्वर, भोपाल, गोवा, चेन्नई या भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, जयपुर या भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ
या नंबर चौथा भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल एवं नई दिल्ली। कौन सा विकल्प सही है, जवाब देने की कोशिश कीजिए जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 4 क्षेत्रीय समितियों को सही अंकित किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, जयपुर। ये ऑप्शन सही है। ये हैं 4 क्षेत्रीय समितियां किसकी, एनसीटीई की। याद रखना भी सरल है, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, इनका उच्चारण लगभग समान है। फिर आप जयपुर को याद रख सकते हैं। इन्हें आप ऐसे भी ध्यान में रख लीजिए, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। इस प्रकार से भी कई बार प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। और यदि आपने एनसीटीई से संबंधित वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया था? तो इन 4 आयोग या समितियों में से कौन सा ऐसा आयोग या समिति थी जिसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया था? पहला है मुदालियार आयोग, दूसरा है कोठारी आयोग, दूसरा है राधाकृष्ण आयोग, चौथा है यशपाल समिति। तो कौन था इसमें से? ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, इसने प्राथमिक शिक्षा यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कई बार प्रश्न ऐसे भी बन सकता कि अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम संबंधित है, तब जवाब हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। वो ऑप्शन दे देगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा। जवाब क्या होगा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और यदि प्रश्न है इसका सुझाव किसने दिया, तो किसने दिया था? कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग भी आप उसे कह सकते हैं। आखिरी के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव दिया था? यानी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन करने का सुझाव किसने दिया था? शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मुदालियार आयोग ने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, गठन 2005 में। इसने शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने का सुझाव दिया था। आखिरी बार रिपोर्ट कब सौंपी थी? 2009 में। अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और 2014 के जुलाई में नेशनल नॉलेज कमीशन को डिजॉल्व कर दिया गया है, अर्थात इसे अब निरस्त कर दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इको मार्ग योजना की शुरुआत किसने की? ठीक है, एक तो है एग मार्ग, एक है इको मार्ग, 2 अलग अलग शब्द हैं, एग मार्ग और इको मार्ग। यहां पर पूछा क्या गया है, पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इको मार्ग योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1991, 1992, 1998 या 2005? बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1991 में इको मार्ग योजना शुरू की गई थी। और इसका जो लोगो है वो है मिट्टी का घड़ा, ये आप ध्यान में रख लीजिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आज के इस महामैराथन वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्न हल किए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे बताइए कि एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किस आयोग का था? एकल खिड़की की अवधारणा का सुझाव किस आयोग का था? इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।